हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये आपके सामने एसी है 2 टन का। इसमें क्या है, मतलब कूलिंग की प्रॉब्लम है। कूलिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो हमने सिर्फ चेक किया इसको। जब एसी को ऑन किया तो हमने देखा कि कंप्रेसर ऑन है, इसका नहीं। तो फिलहाल यहाँ पे कंप्रेसर ऑन है, सब कुछ ठीक है। फ़ैन मोटर भी जो है एकदम प्रॉपर वर्क कर रहा है। मेन जो दिक्कत आई तो वो यहाँ पर हमने देखा, इसका जो लिक्विड वाला पाइप है तो यहाँ पर आइस आ रही थी। तो इसमें मेन जो दिक्कत थी वो फिलहाल रेफ्रिजरेंट की थी, यहाँ पर गैस नहीं है। तो फिलहाल हमने यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे इसमें बॉल देखा कि बॉल में ऐसा तो नहीं कि बॉल कहीं से लीक हो। तो फिलहाल बॉल ठीक है। फिर इंडोर को हमने देखा, राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड देखा, इंडोर भी ठीक था। फिर इंडोर की यूनियन जो होती है वो भी देखी। फिलहाल मेन फॉल्ट हमें यहाँ पर मिला जब हमने देखा इसको ऑटो यूनिट को ओपन करके। तो फिलहाल मैं अभी ओपन कर रहा हूँ इसका कवर। इसकी कैपेबिलिटी पे मुझे ऑयल आया हुआ नज़र आया था, मतलब यहाँ पर ऑयल है। तो फिलहाल मैं इसको ओपन करके फिर आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर लीक है या फिर नहीं। तो फिलहाल मुझे उम्मीद लग रही है कि लीक वहीं पर, तो आपको भी मैं दिखाऊंगा। और लीकेज का मैं आपको एक बहुत अच्छा ट्रेसिंग का तरीका बताऊंगा जिसके आप जल्दी लीकेज को चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल इसका हमने कवर जो है वो ओपन कर दिया। बाकी हमें नज़र आया फॉल्ट, ये आप देख रहे हैं कैपेबिलिटी यहाँ से लीक है, मतलब इस साइड से। मैं थोड़ा सा क्लियर करके फिर मैं दिखाता हूँ। ये इस साइड से लीक है। ये देखें, यहाँ पर जो है ना कैपेबिलिटी यहाँ पर लीक है। थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूँ इससे कि कैमरा जो है थोड़ा जूमिंग करके, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लीक है, मतलब ये कैपेबिलिटी भी यहाँ से लीक होगा। अच्छा, ये लीक क्यों है, इसका रीज़न एक है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पर क्या है, इसका एक अर्थिंग वाला वायर होता है जो कि बॉडी से अटैच होता है। ये देखें आप, अर्थिंग का वायर इसमें कैपेबिलिटी में अटैच था। इसी वजह से इसमें जब ये चल रहा था तो हल्की फुल्की वाइब्रेशन होती है। वाइब्रेशन के कारण ये एक दूसरे आपस में अटैच थे। ये भी बिल्कुल, इसका जो अर्थिंग वाला वायर है वो भी कट गया है। और साथ में कैपेबिलिटी ट्यूब जो है यहाँ पर, ये देखें, इसमें भी होल हो गया है, मतलब ये चीज़ भी हल्की सी होल कर गई। इसी वजह से यहाँ पर लीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको चेकिंग करके भी दिखाता हूँ, इसमें थोड़ी रेफ्रिजरेंट डाल के उसके बाद दिखाता हूँ। तो मेन जो दिक्कत है वो फिलहाल कैपेबिलिटी ट्यूब में। अच्छा, एक चीज़ और आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, इसकी कैपेबिलिटी ट्यूब जो है यहाँ पर आप देखें ऑयल वगैरह आ गया है, मतलब जो कैपेबिलिटी ट्यूब है यहाँ देखें इस तरीके से यहाँ पर भी ऑयल आ गया है, क्योंकि ऊपर से जो ऑयल गिरा है वो नीचे की साइड गिरा है। तो ये चीज़ आप इससे भी क्लियर कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो हमें फॉल्ट तो मिल गया। अच्छा, मैं उसके बारे में बताऊँगी कि फिलहाल अभी से मैं थोड़ी सी रेफ्रिजरेंट इसमें ऐड कर दें, ज़्यादा नहीं थोड़ी करेंगे, उसके बाद जो है यहाँ से आवाज़ आना स्टार्ट हो जाएगी। तो उससे आप क्लियर कर सकते हैं। ये जो होल है यहाँ पर थोड़ी खोलते हैं, इससे क्लियर हो जाए बस। ये देखें आप, यहाँ से जो है आवाज़ आना स्टार्ट हो रही है। तो मेन जो लीक है वो यहाँ पर है। इसका होल भी हल्का सा होल हो गया, ये देखें। तो इसको क्या रेगमाल से साफ़ करके उसके बाद हम वेल्डिंग करते हैं, और उसके बाद जो है सोल्डिंग करके उसके बाद हम रेफ्रिजरेंट भी आपको चार्ज करके दिखाते हैं किस तरीके से करते हैं। अच्छा, मैं सबसे पहले आपको ये बात बता दूं कि अगर आपका एसी कहीं से फॉल्ट है तो आप, मतलब एसी कहीं से लीक है तो आप कैसे उसको ट्रेस कर सकते हैं फटाफट। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको ऑटो यूनिट में आना है। ऑटो यूनिट में आके उसके बाद जो है यहाँ पर देखेंगे, अगर यहाँ से वॉल कभी कभी लीक हो जाते हैं, या फिर ये जो यूनिट पे जो नट लगाते हैं हम, जहाँ पे हाफ क्वार्टर, तो इन नट को चेक करना है। उसके बाद आपको यूनियन चेक करना है। उसके बाद इंडोर में लेफ्ट हैंड साइड ज़्यादातर लीकेज मिलती है। लेफ्ट हैंड साइड ज़्यादातर लीकेज मिलती है। तो आप क्या है, इंडोर में लेफ्ट हैंड साइड लीकेज देखेंगे। अगर नहीं मिलती है तो राइट हैंड साइड देखेंगे। मोस्टली जो भी अगर लीकेज होती है तो 3 जगह सबसे ज़्यादा होती है। एक तो ऑटो यूनिट पे, एक इंडोर के जो है यूनियन पे, और दूसरी साइड इंडोर के लेफ्ट हैंड साइड कॉइल पे होती है। ठीक है, तो वहाँ पे 3 जगह आप चेक करेंगे। अगर फिर भी नहीं मिलती तो आपको कैपेबिलिटी ट्यूब ऑटो यूनिट देख लेना है कि कभी कभी ये दिक्कत आती है। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना है, कभी भी अगर इस तरीके की दिक्कत आती है कि आपका कैपेबिलिटी ट्यूब लीक हो रहा है, तो ये चीज़ ध्यान रखें कि पाइप से अटैच नहीं होना चाहिए। जैसे ये वायर अटैच था, आप देख रहे हैं यहाँ पर वायर जो है बिल्कुल ही खत गया है। तो वायर कैपेबिलिटी ट्यूब आपस में अटैच नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, एक तो वाइब्रेशन होता है, जब वाइब्रेशन होता है आपस में पाइप अटैच होते हैं तो वहाँ से खतने लगता है और फिर वो लीकेज होने लगता है, ये दिक्कत आती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, एहतियात रखना है। कभी भी अगर वाइब्रेशन होती है तो पाइप एक दूसरे से दूरी पे रहे, कैपेबिलिटी ट्यूब दूरी पे रहे। और यहाँ पर जो ट्यूब है अगर नहीं हो सकता है तो आप टाई क्लिप से थोड़ा दूर कर दें, या फिर इसके अंदर रेजर वगैरह लगा सकते हैं जिससे कि वाइब्रेशन हो तो पाइप में कोई दिक्कत नहीं हो। आपका जो भी सोल्डिंग करी है कंपनी ने या सोल्डिंग करी तो वहाँ पे लीकेज के चांसेस नहीं हो, या फिर पाइप इससे अटैच होगा कंप्रेसर से, ये कैपेबिलिटी कंप्रेसर से अटैच होगी तो वो फिर लीकेज होने के चांसेस रहते हैं। तो इस चीज़ का आपको एहतियात रखना है। फिलहाल अभी हम यहाँ पे वेल्डिंग करके, और मतलब जो भी है सोल्डिंग करके उसके बाद वैक्यूम करके गैस चार्जिंग करके दिखाते हैं। रेगमाल मार देना, रेगमाल से अच्छे साफ कर लें इस कैपेबिलिटी ट्यूब को, और उसके बाद जो है आप गेज खोल के जो भी इसमें रेफ्रिजरेंट है सारी ऑड कर देना है यहाँ से, या फिर आप उसको हटा दें, बाल निकाल दें।
फिर जो है यहाँ पे हम सोल्डिंग करके आपको दिखाते हैं। तो सिंपली हम सोल्डिंग करेंगे और एक नॉर्मली टेम्परेचर पे आपको हीट करना है, ज़्यादा ओवर हीट नहीं करना है, वरना कैपिलरी ट्यूब जो होती है वो भी मेल्ट हो जाती है। ठीक है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो फिलहाल हम जो है इसमें हीट करके फिर जो है वेल्डिंग करते हैं। तो यहाँ पे जो है आप सोल्डिंग करेंगे एक नॉर्मल टेम्परेचर पे, उसके बाद जब कैपिलरी ट्यूब हीट हो जाएगी और उसके बाद जो है आप देखिए इस तरीके से मटेरियल आपको डाल देना है। ठीक है, जहाँ पे भी आपका जो है लीकेज है वहीं पे, तो इस तरीके से आप जो है इसको सोल्ड कर दें। उम्मीद है आपका जो सोल्डिंग है वो अच्छे से हो जाएगी, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर ज़्यादा आपकी कैपिलरी ट्यूब जो है लीकेज होती है, ज़्यादा बड़ा होल हो जाता है, तो आप उस कंडीशन में कैपिलरी ट्यूब रिप्लेस करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आप काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने जो है सोल्डिंग कर दी एकदम अच्छे से, जो लीकेज था वो 100% ठीक हो गया है। तो अभी फ़िलहाल हमें इस फिट करके और वैक्यूम में करके उसके बाद जो है आपको दिखाता हूँ। मैं उधर से भी दिखाता हूँ साइड से, जैसे कि क्लियर नज़र आ जाए। ये देखें यहाँ पर जो है हमने सोल्डिंग प्रॉपर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बाकी जो है इसका हमने वैक्यूम करके और थोड़ा स्टैंडिंग में जो है गैस को रिलीज़ कर दिया। इसमें R22 रेफ्रिजरेंट है। R22 रेफ्रिजरेंट का जो रनिंग प्रेशर रहेगा वो 60 से 65 PSI रहेगा। अगर 65 पे ही रिटर्न अच्छी नहीं आती तो आप 70 कर सकते हैं। बाकी स्टैंडिंग प्रेशर रहेगा 150 से 155 PSI। अभी हमने किया है स्टैंडिंग में, इसमें 100 PSI समथिंग गैस को रिलीज कर दिया है स्टैंडिंग में। ठीक है, बाकी जो है हम रनिंग में गैस को चार्ज करेंगे। तो आपको क्या करना है, वैक्यूम करना है 15-20 मिनट। उसके बाद जो अगर R22 रेफ्रिजरेंट है तो 15-20 मिनट आप वैक्यूम कर लेंगे तो काफ़ी है। बाकी R32 या R410 गैस रहती है तो वहाँ पे कम से कम आधा 1 घंटा तक वैक्यूम करें प्रॉपर। उससे क्या होगा, जितना अच्छा वैक्यूम करेंगे उससे क्या है गैस भी थोड़ी कम जाती है और जो भी उसके अंदर एयर होगी सारी निकल जाएगी, रिटर्न आपकी अच्छी आएगी। तो फिलहाल यहाँ पे क्या है, हम जैसे ही AC ऑन होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें जो है गैस को आपको ऐसा ऐसा चार्ज करना है। ठीक है, अगर गैस कम है तो आप जो है लिक्विड में चार्ज करेंगे, मतलब सिलेंडर को उल्टा करके। अगर गैस भरपूर है, सिलेंडर फुल है, तो आप वेपर में चार्ज करते हैं, मतलब सिलेंडर सीधा करके भी। क्योंकि अगर लिक्विड ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। R22 रेफ्रिजरेंट जो है रिटर्न अच्छी आएगी आपकी। और अगर आपका जैसे कभी कभी ऐसा होता है गैस कम होती है, उसमें एयर चली जाती है, एयर आ जाती है थोड़ी बहुत, तो उससे थोड़ा कूलिंग में इफेक्ट रहता है। तो आप कभी ध्यान रखें गैस कम है तो आप लिक्विड में इस तरीके से गैस को चार्ज करेंगे। ठीक है, बाकी जो है जैसे ही ऑन होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो है रनिंग प्रेशर कहाँ तक जा रहा है। अभी फ़िलहाल इसका रनिंग प्रेशर, वो स्टैंडिंग जो प्रेशर है वो 100 PSI हो गया है। बाकी जो है इसमें जैसे ही ऑन होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। और लीकेज का ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से आपको लीकेज को ट्रेस करना है। तो यहाँ पे जो है इसका कंप्रेसर ऑन हो गया, सुई जो है रिटर्न में मतलब वापस आ रही है। बाकी इसका फ़ैन मोटर जो है ऑन है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसका जो है गैस अब चार्ज करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो कभी भी गैस चार्ज करेंगे तो ऐसा ऐसा आपको गैस को चार्ज करना है, इस तरीके से। ऐसा नहीं एक ही बार में आप गैस को बहुत ज़्यादा चार्ज कर देंगे तो उससे क्या होगा, कंप्रेसर आपका ट्रिप होकर बंद हो जाएगा। तो कभी भी गैस चार्ज करें तो ऐसा ऐसा आपको गैस को चार्ज करना है, जिससे कि आपका कंप्रेसर भी बंद हो और काम भी आराम से हो जाए। तो फिलहाल अभी हमें यहाँ पर जो रनिंग प्रेशर रखना है वो हमें 60 तक रखना है। ठीक है, 60 पे हम रिटर्न चेक करेंगे कि कैसी आ रही है। अगर रिटर्न अच्छी आ रही है तो हम उतना ही रखेंगे और अगर कम आ रही है तो हम 65 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप भी इसी तरीके से गैस को चार्ज करेंगे। बाकी इसका भी रनिंग प्रेशर जो है आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो है इसकी लिक्विड वाली जो लाइन है वहाँ पे नमी आना स्टार्ट हो गई है। बाकी इसकी जो सक्शन वाला पाइप है वहाँ पे भी ये चीज़ आना स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे रिटर्न एकदम अच्छे से आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका रनिंग प्रेशर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर 60 हो गया है। ठीक है, तो 60 ही आपको रनिंग प्रेशर रखना है और इसमें क्या होगा, आपकी रिटर्न अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, 5-10 मिनट तक चलाएंगे वो 65 तक हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको गैस को चार्ज करना है। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं आएगी और कूलिंग में भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ, कूलिंग भी अच्छी करेगा। बाकी इसकी जो फ़ैन की हीटिंग है वो भी आपको चेक कर लेना है, कैसी हीट कर रहा है कैसी नहीं। ये हीट एकदम प्रॉपर कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से आपको चेक कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यू विजिट के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग भाई।